प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी की कक्षा में एक ऐसे श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता के विषय में चर्चा करूंगा, जिसका नाम आप लोग भी सुने होंगे और बहुत कुछ उनके विषय में जानते होंगे। ये आपके पाठ्यक्रम में भी इनसे संबंधित एक निबंध रखा गया है। ऐसे श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक जो हिंदी साहित्य में और हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास में अपना एक अविस्मरणीय योगदान दे करके गए हैं, उनका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में आज इस कक्षा में मैं चर्चा करूंगा। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखें। चित्र आप लोगों के समक्ष है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में जिला बलिया के दुबे का छपरा नामक ग्राम में 1907 में हुआ था। इनके पिताजी पंडित अनमोल दुबे संस्कृत और ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। 19 मई 1979 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह देदीप्यमान नक्षत्र सदैव के लिए विलीन हो गया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं, जैसे जो उन्होंने आलोचना लिखा है, कबीर, कुछ उपन्यास लिखे हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, साहित्य की भूमिका, नाखून क्यों बढ़ते हैं, चारुचंद्र लेख, आलोक पर्व, अनाम दास का पोथा। वैसे इनके 4 उपन्यास हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा और पुनर्नवा। हिंदी के अलावा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत, बंगला, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का अद्भुत ज्ञान था। भारत सरकार ने जो पहला आधिकारिक भाषा आयोग बनाया, आप उसके सदस्य रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और बाद में विभागाध्यक्ष भी बने। साल 1973 में साहित्य अकादमी अवार्ड और साल 1957 में पद्म भूषण से आपको नवाजा गया है। अब आगे थोड़ा सा विस्तृत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी हम लोग जानेंगे। स्क्रीन पर आप लोग देखें। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का जन्म 1907 में हुआ था, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में। पिताजी पंडित अनमोल दुबे। आपकी सारी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी वहाँ से। 1949 में डीलिट की उपाधि तथा 1957 में पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया था। आपकी जो साहित्यिक पहचान है वो एक निबंधकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में, उपन्यासकार के रूप में आपकी रही है। भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली, शैली विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक और आत्मपरक। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी को एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। अनेक गुरुतर दायित्वों को निभाते हुए उन्होंने 1979 में रोग शैया पर ही अपनी चिर निद्रा ले ली।
उनकी कृतियाँ आप लोगों के स्क्रीन के सामने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनको निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया जा सकता है। निबंध संग्रह, निबंध संग्रह अशोक के फूल, ये आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। उसके अलावा निबंध में कुटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता। आलोचना साहित्य में जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं आपने, वो सूर साहित्य, सूर पर आपने लिखा है। कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और इसके अलावा हिंदी साहित्य, उपन्यास में 4 उपन्यास आपके हैं, जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। आपके कोर्स में जो रखा गया है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल। अशोक के फूल एक निबंध है प्रसाद जी का। इस पाठ का सारांश अगर दिया जाए और उसको बिंदुवार लिखा जाए तो आप लोगों के स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। जो पहला बिंदु है, अशोक के फूल को देखकर लेखक का उदास होना। पाठ के प्रारंभिक अनुच्छेद में ही आपको ये आभास होगा कि अशोक के फूल को देख करके लेखक का मन उदास हो जाता है। अशोक के वृक्ष पर खिले जो लाल रंग के फूलों को देखकर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनका मन उदास होता है। वह अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए पाठ में ये कहते हैं कि वह इसलिए दुखी नहीं हैं कि अशोक के फूल अधिक सुंदर हैं या उनकी सुंदरता से उन्हें ईर्ष्या हो रही है, और ना ही वह उसकी कमियों की ओर इशारा करके उसे अभागा बताकर या सहानुभूति दिखाकर स्वयं को उससे सुंदर सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहे हैं। उनके दुख का कारण यह है कि जिस अशोक के फूल का वर्णन करके कालिदास ने उसे अत्यधिक सम्मान का अधिकारी बनाया, उसी अशोक को भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों के साहित्य में भुला दिया गया। उत्तर भारतीय साहित्यकारों का जो अशोक के प्रति अपमानपूर्ण व्यवहार है, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है और उनका मन इसीलिए उदास होता है। दूसरा जो बिंदु है वो है भारतीय संस्कृति विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण। इस पाठ में जो चर्चा करते हैं कि भारत को विचित्र देश उन्होंने माना है क्योंकि यहाँ की संस्कृति विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है। भारत में समय समय पर अनेक जातियाँ, असुर, आर्य, शक, हूण, नाग और गंधर्व आदि तमाम जातियाँ आईं और यहीं पर बस गईं। ये सारी जातियाँ यहाँ पर रहकर वापस चली गईं और अपनी संस्कृति का गहरा प्रभाव भारतीय संस्कृति पर छोड़ गईं। इन सभी का भारतीय संस्कृति के विकास एवं समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान है। जो तीसरा बिंदु है, सामंती सभ्यता एवं परिष्कृत रुचि का प्रतीक है अशोक। लेखक ये मानते हैं कि भारतीय परंपरा में अशोक के जो फूल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक श्वेत और एक लाल। जो श्वेत पुष्प है वो तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है और जबकि लाल पुष्प स्मृतिवर्धक माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि मनोहर, रहस्यमय और अलंकार में दिखने वाला अशोक का वृक्ष
विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। यही कारण है कि सामंती व्यवस्था के ढह जाने के साथ साथ अशोक के वृक्ष की महिमा एवं गरिमा दोनों नष्ट होने लगी। ये लेखक का अपना विचार है। जो अगला बिंदु है वो है अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि प्राचीन साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवताओं का वास है। असल में पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे ही मदनोत्सव कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि अशोक के स्तकों या जो उसके गुच्छे होते हैं उसमें वह मादकता आज भी है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। अगला बिंदु मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा या जीने की इच्छा या जीने की उत्कट अभिलाषा, ये है जो इस अशोक के फूल के माध्यम से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं। उनका मानना है कि दुनिया की सारी चीज़ें मिलावट से पूर्ण हैं। कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है, शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद केवल एक ही चीज़ विशुद्ध है और वो है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, मनुष्य के जीने की इच्छा, लगातार जीने की इच्छा, और ये इच्छा बनी रहना ही दुर्दम जिजीविषा कहलाता है। अगला बिंदु है सभ्यता और संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आज जिस संस्कृति को हम बहुमूल्य मान रहे हैं वह हमेशा ऐसी नहीं ना बनी रहेगी। संसार का नियम रहा है कि समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। आज जो वस्तु और परंपरा या परंपराएं हैं वह सब अवश्य परिवर्तित होती रहेंगी और ये प्रकृति के अनुसार परिवर्तन सभ्यता और संस्कृतियों का भी होता रहता है। जो अंतिम बिंदु है अशोक के फूल का मदमस्त होना, जो इस पाठ में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं और कहते हैं कि अशोक का फूल आज भी अपनी उसी मौज में है जिसमें वह 2000 वर्ष पहले था। उसका कहीं से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वह उसी मस्ती में हंस रहा है, वह उसी मस्ती में झूम रहा है। परंतु जो लोग उसके महत्व को प्राचीन समय में देख चुके हैं वह उसकी महत्ता की क्षति को देखकर दुखी होते हैं। उन दुखी लोगों में से एक मैं भी हूँ। मैं का मतलब ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो अशोक के फूलों की दुर्दशा देख करके आहत है। और अंत में जो ये अशोक के फूल हैं इस पाठ में जो अंत में लिखते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अशोक आज भी ज्यों का त्यों अपने अस्तित्व के लिए अपनी मस्ती में झूम रहा है। मनुष्य उसे देख अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार उससे आनंदित हो सकता है तथा दुखी भी हो सकता है। जैसे कालिदास और मैंने अपनी अपनी मनोवृत्तियों के चलते उसमें रस का अनुभव किया। समय बदलता है और हमें उसके अनुसार अपने मनोभावों को संचालित करते रहना चाहिए, न कि उस परिवर्तन को देखकर दुखी होना चाहिए। इस पाठ की यही शिक्षा है। धन्यवाद। ये पाठ समाप्त हुआ।